रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हमने पॉलिटी का जो टॉपिक लिया हुआ है वो है प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका, और इसमें जो जो भी शब्द दिए गए हैं उसका क्या क्या अर्थ है भारत के संदर्भ में उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो भारत में मुख्यतः 5 बातें कही गई हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। और इसके बाद न्याय की बात की गई है। न्याय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उसके अलावा समानता में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। तो अब धीरे धीरे हम इन शब्दों का क्या अर्थ है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने शब्द लिया संप्रभुता यानी सोवर्निटी। इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, उसकी आंतरिक और बाहरी नीतियों में कोई बाहरी राष्ट्र किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे, ऐसा देश को संप्रभु राष्ट्र कहा जाता है तथा इस स्थिति को संप्रभुता कहते हैं। कहने का क्या मतलब है कि हमारा जो देश है वो संप्रभु है। और इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो कि आप ध्यान देंगे कि हमारा जो जितने भी आंतरिक मामले होते हैं या फिर जितने भी बाह्य मामले होते हैं, हमारा देश अपने स्थितियों के हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार या फिर अपने लाभ के हिसाब से वो निर्णय लेता है। इसमें किसी भी बाह्य राष्ट्र का दबाव नहीं रहता है कि भाई अमेरिका क्या कह रहा है, चीन क्या कह रहा है। उन सब के कहने से हमको कोई मतलब नहीं है। हम वही करते हैं जो हमारे लिए उचित है। ठीक है। फिर उसके बाद एक समूह है। कौन सा? तो राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल जो समूह है ये उन देशों का समूह है जहाँ पे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ब्रिटेन का कब्जा हुआ करता था, यानी ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि अगर भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है तो संप्रभु कैसे हुआ? क्योंकि भाई वो तो उन्हीं देशों का समूह है जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम हुए थे। तो इसका क्या उत्तर निकल के आता है कि राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता है वो भारत ने स्वैच्छिक यानी अपने इच्छा से लिया हुआ है, जिसे भारत कभी भी त्याग सकता है। यानी अपने मन से भारत ने इसकी सदस्यता ली हुई है और अपने मन से ही ये सदस्यता त्याग सकता है। इस पर किसी का भी कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू जी का इसमें कोटेशन भी है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छा से ग्रहण की गई है और स्वेच्छा से त्यागी जा सकती है। ठीक है। फिर संप्रभुता के बाद अगला जो शब्द है वो है समाजवादी। देखिए, समाजवादी अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की शाखाओं के रूप में देखा गया है। तो समाजवादी में ही एक होता है उदारवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी खुद, और एक होता है साम्यवादी। तो पहले इन चारों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, जो उदारवादी है इसके जो जनक हैं ये जॉन लॉक हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी देश होता है उसको स्वतंत्रता दी जाती है। स्वतंत्र बाजार पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता है, सारी चीज़ें एकदम फ्री होती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है मार्क्सवादी। मार्क्सवादी के जो जनक है वो है कार्ल मार्क्स। इसमें क्या कहा जाता है कि सबको समान रखा जाएगा, परंतु समानता स्थापित करने के लिए वर्ग संघर्ष और क्रांति का सहारा लेना होगा। कहने का क्या मतलब है कि जो बड़े लोग हैं उनसे मार पीट या किसी भी हथकंडे से उनकी संपत्ति छीनिए और सबको बांट दीजिए, है ना। तो मार्क्सवादी में ये कहा गया। फिर आता है समाजवादी जिसके जनक लेनिन है। इसमें समाज में समानता तो दी जाती है लेकिन जो अर्थव्यवस्था है उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक है। और उसके बाद आता है साम्यवादी। इसके जो जनक है वो मौत से तुंग है और इसमें क्या कहा गया है कि कुछ लोगों के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। जैसे कि हमारे देश में देखेंगे बहुत बड़ा ढांचा है सभी चीज़ों को संभालने के लिए। उसके साथ साथ बहुत सारी पार्टियां हैं कि अगर किसी एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकाल आपको पसंद नहीं आया तो आप अगली बार जब चुनाव होगा तो आप दूसरे को चुन सकते हैं। लेकिन साम्यवादी में केवल कुछ लोगों के द्वारा ही अर्थव्यवस्था पर, देश पर नियंत्रण किया जाता है। इसका उदाहरण जो है आप चीन में देख सकते हैं कि वहाँ पे केवल एक ही पार्टी है। ठीक है। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं जो भारतीय समाजवाद है वो कैसा है।
जो भारतीय समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसके अंतर्गत गांधीवाद और समाजवाद दोनों को सम्मिलित किया गया है। समाजवाद कहने का क्या मतलब है कि सभी को समान रखा जाएगा, संसाधनों का वितरण समान रूप से किया जाएगा, लेकिन इसमें गांधी जी की विचारधारा को भी जोड़ा गया है। कहने का क्या मतलब, गांधी जी का कौन सी विचारधारा, अहिंसा, यानी कि जिनके पास बहुत अधिक संपत्ति भी है उनसे भी प्रेम से उनको समझा कर किसी तरीके से उनकी जो संपत्ति है उसको और लोगों में या फिर समाज में उसको बांटा जाए। जैसे कि अपने यहाँ देखा जाए टैक्स कलेक्ट किया जाता है, वो टैक्स इसीलिए है कि उनसे टैक्स लेकर जो हमारी आम जनता है, जो हमारे आम लोग हैं, उन सब की सुख सुविधाओं का ध्यान दिया जाता है। तो जो भारतीय समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद और मार्क्सवाद दोनों में क्या अंतर है। तो जैसा कि अभी हमने देखा, जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसमें समानता की बात की गई है और इस समानता के साथ साथ सामाजिक कल्याण की भी बात की जाती है। यहाँ पर जो समानता लाई जाएगी वो लोकतांत्रिक तरीके से लाई जाएगी और लोकतांत्रिक समाजवाद में निजी संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति दोनों का अस्तित्व रहता है। वहीं अगर मार्क्सवाद की बात करें तो ये भी समानता की ही बात करता है, लेकिन वर्ग संघर्ष, क्रांति और हिंसा के माध्यम से। यानी कि ये प्रेम से नहीं कहेंगे भैया हमको पैसा दे दो, हमको सबको देना है, ये मार पीट के हर तरीके से ले लेंगे। और उसके अलावा इसमें जो निजी संपत्ति यानी मार्क्सवाद जो है, इसमें निजी संपत्ति पर पूर्ण समाज का अधिकार माना जाता है। उसके अलावा जो निजी संपत्ति है उसका राष्ट्रीयकरण भी किया जाता है। ठीक है, और भारतीय संविधान में समाजवाद को परिभाषित नहीं किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने डीएस नकारावाद में समाजवाद को परिभाषित किया गया है। और समाजवाद कब माना जाएगा कि हमारा देश समाजवाद है, तो उसके अंतर्गत कुछ बिंदु दिए हुए हैं। कौन कौन से, तो भारतीय समाजवाद समाज कल्याण करेगा। ठीक है, जो शोषित वर्ग है उनका भी कल्याण करेगा। यहाँ पे आर्थिक समानता लाई जाएगी और उसके साथ साथ जो संपत्ति है उसका राष्ट्रीय हित में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो 42वां संविधान संशोधन 1942 में हुआ था, माफ़ कीजिएगा 1942 नहीं, ये 1972 है। ठीक है, ये 1972 है। उसमें समाजवाद शब्द जोड़ा गया है, यानी कि हमारा जो मूल संविधान था इसमें समाजवाद नहीं था, बल्कि जब 42वां संविधान संशोधन 1972 में हुआ तो उसमें समाजवाद शब्द जोड़ा गया। ठीक है, फिर हमारे संविधान में एक शब्द आता है पंथ निरपेक्ष, लेकिन पंथ निरपेक्ष को जानने से पहले हमें धर्मनिरपेक्ष के बारे में जानना पड़ेगा। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है कि धर्म का अर्थ होता है धारण करना। ठीक है, आप जिस भी परिवार में हैं उस परिवार का जो भी धर्म है आपने बचपन से उसको सीखा हुआ है और धारण कर लिया है। ठीक है, तो धर्म का क्या अर्थ है, धारण करना, नियमों का वो समुच्चय जो आपने अपने जीवन जीने के लिए धारित कर रखा है उसे धर्म कहते हैं। और धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है, तो जो धर्म है उसका राज्य से अलगाव। जो धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है कि जो धर्म है और राज्य है इसका आपस में अलगाव होगा। ठीक है, लेकिन वहीं पंथ निरपेक्ष की बात करें जो कि हमारे संविधान में दिया गया है, तो राज्य का पंथ से अलगाव पंथ निरपेक्ष कहलाता है। धर्म और पंथ में क्या अंतर है, तो देखिए जो धर्म है उसी से निकला हुआ कुछ शाखाएं हैं पंथ। जो हमारा राज्य होगा उसका पंथ से अलगाव होगा, धर्म से अलगाव नहीं होगा। इसका आप उदाहरण ये देख सकते हैं कि हमारे देश में धार्मिक रूप से अगर कोई नकारात्मक चीज़ें हो रही है तो हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है उसका विरोध करता है। ऐसा उसको पूरी छूट नहीं दे दी गई है कि आपके धर्म में अगर कोई चीज़ कही गई है तो आप 100% उसका पालन कीजिए। हाँ, पालन कीजिए, लेकिन तभी जब वो नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से उचित हो। ठीक है, तो हमारा जो राष्ट्र है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष है। ठीक, उसके अलावा एक टॉपिक आता है कि जो भारत में पंथ निरपेक्ष है और पश्चिमी देशों में जो धर्मनिरपेक्षता है उसका क्या अर्थ है। ध्यान दीजिए, भारत में पंथ निरपेक्षता है और पश्चिमी जो राष्ट्र हैं वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता है। तो भारत की धर्मनिरपेक्षता क्या कहती है कि राष्ट्र या राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा।
आप ध्यान देंगे कि जो और कंट्री है उनको ईसाई कंट्री या फिर मुस्लिम कंट्री घोषित कर दिया गया है, लेकिन हमारा जो देश है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा गया। हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, बल्कि हमारे देश में जो भी लोग रहते हैं सबको बराबर अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि राज्य सभी धर्मों को बराबर मानता है। इसका उदाहरण आप ये देख सकते हैं कि आप किसी भी धर्म से हो, आप अपने धर्म को देखिए, दूसरे धर्म को देखिए, आपको आपका जो धार्मिक क्रियाकलाप है करने की छूट दी जाती है। यानी कि जो हमारा देश है वो सभी धर्मों को बराबर मानता है। उसके अलावा राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो धर्म है वो राज्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है। ये मुख्यतः 4 बिंदु है। उसके अलावा पश्चिम में जो धर्मनिरपेक्षता है उसका क्या अर्थ है कि धर्म राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा और राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि पश्चिमी जो देश हैं उनमें धर्म और राष्ट्र को पूरी तरीके से अलग कर दिया गया है। वहीं अगर हम धार्मिक देश की बात करें तो वैसा देश जो अपने धर्म के अनुसार राज्य का नियम बनाए। कहने का क्या मतलब है कि वो जो राष्ट्र है उसमें जिस धर्म के लोग ज़्यादा हैं, या फिर जैसे कि जो हमारा अपना पाकिस्तान है वो मुस्लिम कंट्री अपने आप को वो घोषित कर चुका है, तो जो भी मुस्लिम धर्म में जो भी क्रियाकलाप जो भी नियम होते हैं वहाँ पे वो माने जाते हैं, ठीक है। तो धार्मिक देश किसे कहेंगे कि धर्म के अनुसार जो भी राज्य अपना नियम बनाए। फिर उसके बाद अगला शब्द है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन। लोक यानी कि लोग और तंत्र यानी कि उनका शासन, ठीक। और अब्राहम लिंकन जी का कोटेशन इस पे बहुत फेमस है कि जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है। लेकिन क्या वर्तमान में ये जो परिभाषा है ये उचित है? नहीं, क्योंकि आप अपने अड़ोस पड़ोस के देशों में देखिए, बांग्लादेश देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो सरकार है उसको जनता ने ही चुना है, जनता के लिए ही चुना गया है, लेकिन फिर भी वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। सैन्य तख्ता पलट हो जाता है, कोई और समस्या आ जाती है। तो जो अब्राहम लिंकन जी ने परिभाषा दी हुई थी उस समय के लिए तो ठीक थी, लेकिन ये वर्तमान के लिए सही नहीं है। तो वर्तमान में लोकतंत्र के परिभाषा क्या कही जाएगी कि जो जनता है उसको सरकार चुनने का विकल्प दिया जाए। यानी कि जैसे हमारे देश में देखिए कि आपके सामने जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके पास ऑप्शन होता है कि आपके सामने, अर्थात आपके सामने कई पार्टियों का ऑप्शन होता है, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, आप चाहे किसी भी पार्टी को चुन सकते हैं। और अगला क्या है कि विकल्प चुनने की स्वतंत्रता। मान लीजिए कि हमको ये 3 पार्टियां दे दी गई, लेकिन हमारे कंधे पे बंदूक रख दिया गया कि नहीं, आपको पार्टी ए को ही जिताना है, आपको पार्टी ए को ही वोट देना है, तो ये गलत होगा, इसको लोकतंत्र नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। आपके सामने जितनी भी पार्टियाँ होती हैं, आप अपनी मनपसंद पार्टी को चुनने का आपके पास अधिकार होता है। तो वही दूसरा विकल्प कहा गया है कि जो भी विकल्प हमारे सामने हैं उन सब में से किसी को भी चुनने की हमारे पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर अगला क्या है कि चुनी गई सरकार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए हमने अपनी सरकार को चुन के भेज दिया, लेकिन हमारी सरकार के ऊपर से कोई और हुक्म दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो भी हमने सरकार चुनी हुई है उसको काम करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो वही यहाँ पे 3 चीज़ें कही गई है। सबसे पहले हमारे पास विकल्प होने चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या है कि जो भी विकल्प दिए गए हैं उनमें से किसी भी पार्टी को चुनने की हमारे पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, और तीसरा क्या कहा गया है कि अगर हमने सरकार को चुन लिया है तो हमारी जो सरकार है वो स्वतंत्र हो सारे निर्णय लेने के लिए, ठीक है। फिर उसके आगे अब देखेंगे तो लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। तो लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, तो जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदारी निभाती है, और ये ज़्यादातर छोटे देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखा जाता है, जैसे स्विट्जरलैंड, डेनमार्क। कहने का क्या मतलब है कि पहली बात तो बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं वहाँ पे, वो अपने आप से बोल देते हैं कि हाँ फला इंसान है जो हमारा
शासन देखेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कहें तो जहाँ का शासन में भागीदारी प्रतिनिधियों के माध्यम से निभाया जाता है उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अधिकांश अधिक जनसंख्या वाले देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। कहने का क्या मतलब है कि हम अपने प्रतिनिधि चुने, प्रतिनिधि हमारे जाके सरकार बनाएं और वही हमारे देश का शासन देखें, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कहने का क्या मतलब, लोकतंत्र तो है क्योंकि हमने चुना है, लेकिन हम खुद शासन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने जिनको चुना हुआ है वो शासन कर रहे हैं, वो नियम कानून देख रहे हैं हमारे देश के, इसीलिए ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ। और भारत में जो पंचायत स्तर है यानी कि जो ग्राम सभा है, यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसमें बची हुई और चीज़ों को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।